हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीपीसी आयुर्वेदा क्लासेस। टीपीसी मतलब थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट अबाउट आयुर्वेदा। इससे पहले हमने आपको चरक संहिता के इंट्रोडक्शन की एक क्लास अपलोड की थी और आज हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान। आज हम पदार्थ विज्ञान का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बारे में कुछ समझेंगे कि पदार्थ विज्ञान है क्या और हमें उसमें पढ़ना क्या है। चलिए, क्लास शुरू करने के पहले सबको चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण और सफल लैंडिंग की खूब सारी बधाइयाँ। आज अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी 5:30 बजे मेरे ख्याल से हम सब देख रहे थे। सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब हम चलते हैं पदार्थ विज्ञान की ओर। पदार्थ विज्ञान ये विषय छात्रों को हमेशा बहुत डराता है, जबकि ये विषय सबसे आसान विषयों में से एक है और आयुर्वेद आधे से ज़्यादा इसी पर आधारित है। कैसे, ये देखते हैं। पदार्थ और विज्ञान। पदार्थ शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ, और विज्ञान जो है वो भी दो से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। पद यानी कोई एक शब्द, अक्षरों का समूह, ये है अक्षरों का समूह। और अर्थ का मतलब मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। यानी पदार्थ क्या हुआ? पदार्थ ऐसा कोई भी शब्द या कोई भी ऐसा अक्षर का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। आप एक कल्पना करके देखिए कि क्या आपने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी सुना है, कभी जाना है या पढ़ा है जिसके बारे में कुछ भी ना जानते हो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है? नहीं ना। तो हर चीज पदार्थ के अंतर्गत आती है और अर्थ मतलब मीनिंग उसका। अब आ गया विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट या स्पेसिफिक। वे मतलब विशिष्ट या स्पेसिफिक। आप बचपन से विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं, साइंस पढ़ते आ रहे हैं। साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में, कोई एक थ्योरम के बारे में, किसी लॉ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक ज्ञान, उसके बारे में एक वृहत ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, है ना। और विज्ञान का अर्थ हुआ स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट नॉलेज। तो पदार्थ विज्ञान मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी द्रव्य के बारे में जानना। इसको हमारे यहाँ कैसे समझाया गया है? देखिए, ये कुछ छोटे से सूत्र हैं, इनको समझना होगा। आचार्य चक्रपाणी बोलते हैं, चक्रपाणी जी के अनुसार पदस्य अर्थ पदार्थ, यानी किसी पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर समझा। ये आचार्य चक्रपाणी जो हैं, उन्होंने चरक संहिता के ऊपर आयुर्वेद दीपिका नाम की टीका लिखी है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। हम उन्हीं से पढ़ते हैं उनके से। दूसरा, सप्त पदार्थी जो हैं वो समझाते हैं प्रमिति विषया पदार्था, मतलब जिसके बारे में कुछ ज्ञान होता है, जो हमें ज्ञान देता है, ऐसे विषय को पदार्थ कहते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं पदार्थ के परिभाषा के बारे में, परिचय में? वो बोलते हैं यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदः व स पदार्थ पदस्य पद्यो व अर्थ पदार्थ। आचार्य सुश्रुत भी इसको समझाते हुए कहते हैं किसी सूत्र के या किसी पद के का जो अर्थ होता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। ये हुआ पदार्थ का सामान्य परिचय। अब हम देखेंगे कि पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं। अब देखते हैं पदार्थ के लक्षण। लक्षण यानी प्रॉपर्टीज। पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं। पदार्थ के 3 लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, ज्ञेयत्व यानी नोएबिलिटी, और अभिधेयत्व यानी नेमेबिलिटी। कैसे, इसको समझिएगा थोड़ा। कोई भी वस्तु है अगर, तो उसका अस्तित्व है, उसका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है।
भले ही वो हमें दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका अस्तित्व होता है, उनका एग्जिस्टेंस होता है, जिसकी सत्ता हो। सत्ता वर्ड जब अपन बोलेंगे यानी उसका एग्जिस्टेंस है, तो ये होता है अस्तित्व। हर एक पदार्थ का अस्तित्व होता है। दूसरा ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व यानी नोएबिलिटी, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान होना, कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। हर एक वस्तु जो है उसके बारे में हम कुछ ना कुछ जानते हैं, जो उसका नॉलेज जो है उसे ज्ञेयत्व कहा जाता है। और तीसरा होता है अभिधेयत्व। अभिधेयत्व यानी नेमेबिलिटी, उसका नाम दिया जा सके। जिस भी वस्तु को हम नाम दे सके उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो यानी जिस भी वस्तु में ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, ये तीनों लक्षण होंगे, उसे पदार्थ कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि क्या आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिसका कहीं कोई ज्ञान ना हो, कोई नाम ना हो और कोई अस्तित्व ना हो? सोच के देखिए। मुझे नहीं लगता ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में हम सोच पाएंगे। इससे ये समझ में आता है कि हम जो पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें सृष्टि की हर चीज़ समाहित है। अब हर चीज़ तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम जो पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं, हम यहाँ चिकित्सक बनने आए हैं। तो चिकित्सा में जिन जिन पदार्थों का यूज़ होता है, जिन जिन वस्तुओं का यूज़ होता है, उसको हम आयुर्वेद के अंतर्गत पदार्थ विज्ञान विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद अब जब हम संख्या होगा, कोई भी वस्तु, हमने अभी कहा पदार्थ असंख्य है ना, उनका कोई काउंटिंग नहीं हो सकता। तो हम असंख्य के बारे में जब हमें कुछ पढ़ना है तो हमें उसे किसी ना किसी ग्रुप में बांटना होता है, किसी ना किसी समूह में बांटेंगे तो हमें उसे समझने में आसानी होती है। चलिए देखते हैं कि संख्या के बारे में, कि पदार्थों की कितनी संख्या है, अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा है। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत जो होते हैं वो बोलते हैं अपरिमिता पदार्था, यानी पदार्थ जो है अपरिमित है। अपरिमित मतलब असंख्य है। वो बोलते हैं कि पदार्थों की संख्या असंख्य है। उसके बाद आचार्य चरक पदार्थों की संख्या के बारे में बताते हुए कहते हैं दो तरह से आचार्य चरक ने पदार्थों को बांटा है संख्या में। एक उन्होंने कहा सत्य और असत। अभी मैंने आपको बताया था सत्य यानी जिसकी सत्ता हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, और असत मतलब जिसकी सत्ता, जिसका एग्जिस्टेंस ना हो, है ना। ऐसा आचार्य चरक बताते हैं। उसके बाद आचार्य चरक संख्या के बारे में 6 भी बताते हैं। 6 प्रकार से पदार्थों को बांटते हैं वो। उन्होंने षड पदार्थ बताया है। षड पदार्थ के अंतर्गत वो बोलते हैं सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। फिर वैशेषिक दर्शन जो कि आचार्य कणाद के द्वारा दिया गया है, उसमें भी वो पदार्थों को 6 भाग में बांटते हैं। उन षड पदार्थ का, दरअसल जो आयुर्वेद में षड पदार्थ का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमने वैशेषिक दर्शन से ग्रहण किया है। वो षड पदार्थ को बताते हैं, उनका क्रम अलग है। वो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, वो इस क्रम में रखते हैं। हमने बताया ही था कि आचार्य चरक और वैशेषिक दर्शन के क्रम में, षड पदार्थ में जो परिवर्तन है क्रम में, आचार्य चरक चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार उन्होंने वर्गीकरण अलग किया है। इसके बाद आ जाते हैं नव न्याय। नव न्याय ने पदार्थ की संख्या 7 मानी है। 7 कैसे? 6 भाव पदार्थ माने हैं उन्होंने, और 1 उन्होंने अभाव को माना है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा कि नव न्याय जो है वो अभाव पदार्थ को मानते हैं। नव न्याय के बाद सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन पदार्थ की संख्या बताते हुए 25 तत्वों का वर्णन करते हैं। 25 तत्वों के अंतर्गत वो मूल प्रकृति, अहंकार, महत, 11 इंद्रियां, पंच महाभूत, तन्मात्रा, पुरुष, इन सब का वर्णन करके इस पृथ्वी के सारे पदार्थों को बांटते हैं। उसके बाद योग दर्शन जो है उन्होंने 26 तत्व माने हैं। वो सांख्य दर्शन के पूरे 25 तत्वों को लेते हैं और साथ में ईश्वर को जोड़ देते हैं। ये क्या चीज़ है, शायद आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। दरअसल ये जो 25 तत्व है, इसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति या किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में एक थ्योरम से समझाया गया है।
और सृष्टि उत्पत्ति क्रम को आयुर्वेद में सांख्य दर्शन से लिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो सांख्य दर्शन पुरुष प्लस प्रकृति के मेल से उत्पत्ति मानते हैं, और योग दर्शन जो है उसमें वो ईश्वर नाम के तत्व को जोड़ देते हैं उपरोक्त सांख्य दर्शन के 25। फिर जैन दर्शन 7 प्रकार के पदार्थों को संख्या में बांटा है उन्होंने, जीव, अजीव, शरीर आदि। और अद्वैत वेदांत दर्शन ने सिर्फ एक ही माना है, वो है ब्रह्म। इसके बारे में विस्तार में चर्चा हम बाद में करेंगे। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत मतलब थ्योरम्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि न्यूटन के लॉज हैं, एनर्जी के लॉज हैं, सबके अलग अलग लॉज होते हैं, तो उन्हीं को थ्योरम्स बोलते हैं। सिद्धांत यानी सिद्धांत की परिभाषा आयुर्वेद में क्या बताई गई है? आचार्य चरक ने विमान स्थान में कि 8वें अध्याय रोगाभिसंजिति अध्याय में बताया है, सिद्धांतो नाम सय परीक्षके बहुर्विधम परीक्ष्यम हेतुभिश्च साध्यत्वा स्थाप्यते सा निर्णय। यानी किसी एक चीज को बहुत सारे जब परीक्षक कई अलग अलग प्रकार से परीक्षा करें, लेकिन उसका निर्णय, उसका एंड रिजल्ट सेम आता है, तो उसे सिद्धांत कहा जाता है। जैसे हम कितने भी तरीके से देख लें तो सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा, ये बदल नहीं सकता, ये एक सिद्धांत है ना। तो सिद्धांत ऐसे होते हैं। अब जब हम सिद्धांत यानी, फिर से ध्यान दीजिएगा, कई अलग अलग परीक्षकों के द्वारा बहुत अलग अलग विधाओं से, तरीकों से भी परीक्षा करने के बाद जब एंड निर्णय रिजल्ट सेम आए तो उसे सिद्धांत कहा जाता है। अब सिद्धांत के 4 प्रकार के भेद है। सिद्धांत के मुख्यतः चतुर्विध सिद्धांत जो है वो सबसे पहला सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा अधिकरण सिद्धांत और चौथा अभ्युपगम सिद्धांत। सबसे पहला सर्वतंत्र सिद्धांत। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्व यानी सभी का, तंत्र यानी कोई एक शास्त्र जो होता है, एक प्रणाली जो होती है, उसे तंत्र कहा जाता है। तो जो सभी तंत्रों में, सभी शास्त्रों में, सभी प्रणालियों में समान रूप से माना जाए जिस चीज को, उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंच महाभूत सिद्धांत, कि प्रत्येक वस्तु पंच महाभूत से बनी हुई है, ये सिद्धांत आयुर्वेद में भी माना जाता है और बाकी अन्य जितने भी विज्ञान है वो भी इस चीज को मानते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत यानी हर एक शास्त्र, हर एक तंत्र, उसके कुछ अलग नियम होते हैं जिन पे वो तंत्र आधारित होता है। आयुर्वेद के हिसाब से हम त्रिदोष सिद्धांत, धातु साम्यता सिद्धांत, जो आगे सब सिद्धांत पढ़ेंगे, सामान्य विशेष सिद्धांत, जो विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे, वो सब इस तंत्र के सिद्धांत हैं। उसके बाद आता है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण यानी टॉपिक। हम जब जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम डिफरेंट, और जो आचार्यों ने और किसी तंत्र ने जो माना है उस टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ उसका जब उल्लेख करते हैं उसे अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। आखिरी आता है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत मतलब ये थोड़ा सा विवादित है कि हम कभी किसी को प्रधान मान लेते हैं, कभी किसी को प्रधान मान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, मैं संहिता पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि आपके लिए संहिता पढ़ना बहुत जरूरी है ना। संहिता सर्वश्रेष्ठ है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अगर रचना शारीर का शिक्षक होगा तो वो आपको बोलेगा कि एनाटॉमी सबसे महत्वपूर्ण है, बिना एनाटॉमी के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर कोई अगर क्रिया शारीर का शिक्षक है, टीचर है, तो वो बोलेगा कि फिजियोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़िए। तो यहाँ हम सब ने, हालांकि तीनों ही जरूरी है, लेकिन हमने कभी इसको प्रधान माना, कभी उसको प्रधान माना, कभी उसको प्रधान माना, तो इसे अभ्युपगम सिद्धांत कहा जाता है। चलिए
अब हम देखते हैं आयुर्वेद के कुछ प्रमुख सिद्धांत जिन पे आयुर्वेद आधारित। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है पंच महाभूत सिद्धांत, यानी हमारा शरीर और यहाँ जितने भी द्रव्य हैं वो सारी चीजें पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी से बनी हुई है। ये पंच महाभूत सिद्धांत को विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत के अंतर्गत वात, पित्त, कफ जो कि शारीरिक दोष है उनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर आया षड्रस सिद्धांत। षड्रस सिद्धांत यानी जो 6 रस बताए गए हैं हमारे आहार के द्रव्यों के, क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इनके बारे में जो विस्तार से वर्णन है वो है षड्रस सिद्धांत। उसके बाद आ जाता है धातु पोषण सिद्धांत। धातुएं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं, धारणा धातु बोलते हैं, उनका पोषण सिद्धांत की उनकी अभिवृद्धि, उनका संवर्धन, उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो कैसे बढ़ते हैं। धातु पोषण के अंतर्गत हम 2-3 तरह के न्याय से उसको समझते हैं। खले कपोत न्याय, क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय। इसको धातु पोषण को विस्तार से आप क्रिया में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक यानी ये जगत और पुरुष यानी हर इंडिविजुअल व्यक्ति, उसको पुरुष कहा जाता है। साम्य यानी एक जैसे। ये एक सिद्धांत है जिसमें ये बताया जाता है कि जैसा जैसा इस जगत में होता है वैसा ही वैसा एक इंडिविजुअल प्राणी के अंदर भी होता है। इसके बाद आता है व्याधित रूपी सिद्धांत। इसमें हम ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति की जो व्याधि है वो और शरीर है वो गुरु व्याधि है, लघु व्याधि है, कैसी है, वो जैसी होगी उसी हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाती है। व्याधित रूपी सिद्धांत ये है। उसके बाद आखिरी प्रकृति संवेद विकृति विषम समवाय सिद्धांत, यानी एक जैसा जो होता है प्रकृति संवेद होती है और विकृति विषम होती है। ये सामान्य विशेष सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसको भी हम विस्तार में बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गए आयुर्वेद के कुछ प्रमुख सिद्धांत। इसके अलावा भी कई सिद्धांत है जो जब जहाँ आएंगे तो हम उसे पढ़ेंगे।